नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग डेली आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में आज हम लोग 98 नंबर पार्ट को देखेंगे। ठीक है, इसमें दो प्रश्न हैं, एक आपका स्टैटिक जीएस का होगा और एक आपका प्रश्न जो है वो करंट अफेयर का प्रश्न होगा। दोस्तों आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए और पीसीएस मेंस हो चाहे बीओ मेंस हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होने वाली, तो अंततः आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखना ही नहीं होता, जैसे मान लीजिए 13 या 18 गुना मेंस में लिए जाते हैं बच्चे, तो आप सोच कर देखिए कि एक सीट पर 13 लोग हैं। अब एक व्यक्ति आप हो गए, 12 लोग एक सीट पर रहते हैं। अब आप सोच कर देखिए कि आपकी लड़ाई इन 12 लोगों से बेहतर लिखना है। और वो बेहतर लिखना कैसे आएगा? किसी चीज़ों से दूसरे का कॉपी करके नहीं या किसी अन्य चीज़ों से नहीं आएगा। वो चीज़ें ऐसे ही आएंगी कि जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, अपने उत्तर को और बेहतर बनाने की प्रयास करेंगे, डे बाय डे अगर बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर राइटिंग, वो चाहे बीओ मेंस के लिए हो या चाहे पीसीएस मेंस के लिए हो, दोनों चीज़ों के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पे। चलिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देख लेते हैं। पेपर 4 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 195 है और 125 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। अच्छे से इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न में क्या पूछा गया है, कितनी चीज़ों को आप लोगों को बताना है, उन सारी चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बताइए। और देखिए किस तरीके से आप लोगों को लिखना है कि जैसे लिखते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट जो होता है, तो कंक्लूजन पार्ट में तीनों पार्टों में अगर एक एक कोटेशन डाल देते हैं, कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो आपका उत्तर और भी बेहतर हो जाता है। अगर कोई फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर भी रेलेवेंट हो। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं कि जैसे कुछ चीज़ें और भी हैं कि जो अच्छे शब्द होते हैं उनको आप अंडरलाइन भी करिए, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और जो उत्तर है, उत्तर को बहुत अच्छी तरीके से लिखिए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, सहानुभूति यानी सिंपैथी और समानुभूति, समानुभूति क्या होता है, एम्पैथी होती है, तो इनकी संक्षिप्त व्याख्या कीजिए तथा बताइए कि क्या समानुभूति के और विभाग हो सकते हैं क्या। ये क्या 2 बार लग गया है, इसको काट दीजिए। तो सहानुभूति और समानुभूति की संक्षिप्त व्याख्या करनी है और बताना है कि क्या समानुभूति के विभाग हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप लोगों को लिखना है। अब सबसे पहली बात समझिए कि सहानुभूति क्या होती है, सिंपैथी क्या होती है। जैसे मान लीजिए यह एक लोगों का समूह है, ठीक है, ये बहुत गरीब तबके के इंसान हैं या ये रोड पर बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। अब आप निकल रहे हैं, अब आप यहाँ रास्ते से निकल रहे हैं, आपने देखा, आपने क्या देखा कि ये 2 इंसान बहुत बुरी स्थिति में बैठे हुए हैं, इनके पास खाने को नहीं है, बेचारगी वाली स्थिति है। आप उनके ऊपर दया दृष्टि दिखा रहे हैं। एक संवेदना जो होती है, एक होती है अपने ऊपर रख के देखना और एक होता है दूर दूर से, एक अनौपचारिक, मतलब बिल्कुल सतही, कि वो चीज़ें आप नहीं फील कर रहे हैं, बस ऐसे ही देख रहे हैं, अरे यार बड़ी बुरी स्थिति में है। अगले व्यक्ति बताओ हस्बैंड एंड वाइफ बैठे हुए हैं और ना इनके पास खाने को है, ना पीने को है, कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या किया, आप निकले वहाँ से। निकलने के बाद आपने देखा, सहानुभूति दर्ज की, सिंपैथी जताई और जताने के बाद आप वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों में फ़र्क है। अब यही एक व्यक्ति भी हो सकता है, यही एक समूह भी हो सकता है, उसके प्रति आपने संवेदना प्रकट कर दी, अरे यार बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ में, तो ऐसा प्रकट कर दिया आपने, ठीक है, इसको कहते हैं सिंपैथी, सहानुभूति। अब देखिए समानुभूति क्या है, समानुभूति यानी एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब यह है कि
ऐसी फीलिंग, ऐसी संवेदना, ऐसी भावना जिसके साथ में आप इस जो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं इनके सामने जाते हैं, देखते हैं और आपको अंतर मन से बहुत बुरा लगता है। आप भी उसी स्थिति, उसी फीलिंग, उसी भावना को देखते हैं, उसी भावना के साथ में कि अरे यार बहुत बुरी स्थिति में है, क्या किया जाए, इसके साथ कुछ अच्छा कर दिया जाए। आप उसके साथ संवेदना भी प्रकट करते हैं। प्रकट करने के बाद आप क्या करते हैं, उसके लिए कुछ खाने को लाते हैं, उसके लिए बेहतरी करते हैं। ये क्या है? यह एम्पैथी है, सिंपैथी नहीं है। सिविल सेवकों के लिए यह एम्पैथी और सिंपैथी क्यों पढ़ाई जाती है, समानुभूति क्यों पढ़ाई जाती है? इसलिए पढ़ाई जाती है कि जैसे मान लीजिए आप एक सिविल सर्वेंट है, कल की डेट में आप एसडीएम बन जाते हैं। अब आपके सामने फरियादी आते हैं, बहुत बुरी स्थिति में हैं, आप देख भी रहे हैं कि दो व्यक्ति आए हैं, एक ने क्राइम किया है, एक ने क्राइम नहीं किया है। अब आपको पता है, आप देख भी रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर उस सिविल सर्वेंट के अंदर समानुभूति यानी एम्पैथी होगी तो बिल्कुल वो कार्य करेगा आगे बढ़कर। यह सिविल सर्वेंट देख रहा है कि एक समूह है, गांव का एक समूह है जहां पर ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, कुछ बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है किसी कारणवश और पैसे की वजह से। तो क्या है, वो सरकारी विभाग से खर्चा करके पैसे उनके बेहतरी के लिए लगा सकता है। उसने देखा जाके कि हाँ बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, ऐसी स्थितियों में जो बच्चे का भविष्य है अगर एक अधिकारी चाह ले तो बिल्कुल कर सकता है। सरकारी खजाने से अपने जो उसका अधिकार क्षेत्र है उसका प्रयोग करते हुए वो उनकी बेहतरी के लिए, उनकी उन्नति के लिए कार्य कर सकता है। तो इसीलिए सिविल सेवकों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है आपकी एम्पैथी। ध्यान रखिएगा, समानुभूति बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिंपैथी जरूरी नहीं है। सिंपैथी में क्या होगा, आपके ऑफिस में जैसे मान लीजिए आप एसडीएम है, आपके ऑफिस में दो फरियादी आते हैं, आपने देखा हाँ ठीक है, चलो जाओ, आपने उनके लिए कुछ नहीं कार्य किया। तो इसलिए सिविल सेवकों के लिए आपकी समानुभूति यानी एम्पैथी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको जीएस के 4th पेपर में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए, सहानुभूति यानी सिंपैथी और समानुभूति यानी एम्पैथी में अंतर क्या है। सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा और इसको आप देख भी सकते हैं किसी समूह या व्यक्ति के प्रति संवेदना प्रकट करना, बेचारगी दर्शाना, पीड़ित के प्रति औपचारिक रूप से संवेदना प्रकट करना। ठीक है, दूसरे की स्थिति को स्वयं उस जगह पर रखकर देखना, दूसरे की भावनाओं को स्वयं पर रखकर देखना, समझना और उसके लिए एक्ट करना, कार्य करना, यह आपका एम्पैथी है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगली चीज क्या है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, इस प्रश्न में 2 पार्ट हैं, एक सिंपैथी और एम्पैथी की परिभाषा यानी व्याख्या करनी थी। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में आपको एम्पैथी के कोई अन्य भाग हैं या नहीं है उनको बताना है। अगर कोई विभाग है, डिपार्टमेंट है तो उसको आपको बताना है। तो इसके 4 अनुभाग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समानुभूति यानी एम्पैथी कितने प्रकार की होती है, तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहला क्या है, स्वसमानुभूति। स्वसमानुभूति क्या होती है? स्वसमानुभूति का मतलब ये हो गया कि आप स्वयं की संवेदनाओं और भावनाओं के प्रति जागरूकता, कि जैसे बहुत से लोग होते हैं कि वो गलत करते हैं, गलत करने के बाद भी उनको खुद को नहीं पता होता कि हाँ ये चीज गलत है। जैसे एक डाकू है, जानता है उसका कार्य है डाके डालना, ठीक है, चोरी करना। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, वो जानता ही नहीं है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। ठीक है, तो और जानकर भी बहुत से लोग करते हैं, ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं। तो स्वसमानुभूति जो होती है, तो जैसे कोई भी व्यक्ति है, एक सिविल सेवक है, सिविल सेवक क्या है, अगर पक्षपात कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो वह स्वसमानुभूति को नहीं जानता है। स्वयं की संवेदनाओं और भावनाओं के प्रति जागरूकता, आप उनको जाने कि आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आप किस टाइप के इंसान हैं।
स्वयं की आपकी संवेदनाएं क्या कहती हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति या समुदाय को देखकर। तो इन चीज़ों को, ये आपका पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या है? काल्पनिक समानुभूति। तो काल्पनिक समानुभूति क्या होती है कि जैसे स्व जागरूकता के आधार पर आपने स्वयं को जाना, अपने प्रति सारी चीज़ें देखी कि आप किस टाइप के इंसान हैं, आपकी फीलिंग कैसी है, इसके आधार पर स्वयं को अनुभव किया, स्वयं को आप फील भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी काल्पनिक समानुभूति होती है। ठीक है, तो ये आपकी पहली दूसरा टाइप हो गया काल्पनिक समानुभूति। अब अगले पार्ट में चलते हैं। देखिए, प्रतिबिंब समानुभूति। प्रतिबिंब समानुभूति का क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे को स्वयं में रखकर देखना। जैसे ए नाम का व्यक्ति है, वो बी को देख रहा है, बी की परिस्थितियों को देख रहा है, और बी ए की परिस्थितियों को देख रहा है। ठीक है, उसके प्रति कार्य भी कर रहा है, उसके प्रति चीज़ों को देख भी रहा है। ठीक है, तो ये आपकी प्रतिबिंब समानुभूति होती है। प्रतिबिंब जो एम्पैथी है उसको कहा जाता है। ठीक है, एक होती है कार्यात्मक समानुभूति। कार्यात्मक समानुभूति क्या होती है कि जब व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को के अनुरूप सहयोग करने का प्रयास करता है, तो इसको ये स्पेसिफिक हो जाती है कार्यात्मक समानुभूति। ठीक है, तो ये आपकी कार्यात्मक समानुभूति होगी। 4 प्रकार की ये समानुभूतियों के प्रकार हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इस प्रश्न को लिखें। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम का जो पेड ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी पीसीएस मेंस 2020 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के दूसरे प्रश्न में को देखते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है। यह आपका देखिए यूपी पीसीएस मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बीओ मेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप लोगों को आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, चलिए करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या कौन सी है? 196 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। देखिए, जो प्रश्न है प्रश्न से लिखने से पहले कि वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसके साथ में और क्या चीज़ें हैं, जैसे कुछ डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यह प्रश्न है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ही इसको पारित किया गया है। ठीक है, और इसको लागू किया गया था 20 जुलाई 2019 को यह लागू हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों, तो यह किसको प्रतिस्थापित करेगा? यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस कर रहा है जाके। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, उपभोक्ताओं से संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारी चीज़ें इसमें प्रावधान दिए गए हैं, इसकी विशेषताएं। तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के कौन कौन से प्रावधान हैं या विशेषताएं हैं, अब उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रावधान यही है कि इस एक्ट के माध्यम से एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसके माध्यम से क्या है कि जैसे किसी भी उपभोक्ता का अधिकारों के उल्लंघन होता है या उसके साथ अनुचित व्यापार प्रथा होती है, मतलब अनुचित व्यापार किया जाता है, गलत तरीके से भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से उसको वस्तुएं बेची जाती हैं, उत्पाद बेचे जाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में कस्टमर क्या कर सकता है? भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों का विनियमन करना। तो ये इन सारी चीज़ों को यह रेगुलेट करेगा। ठीक है, एक जांच की विंग भी होगी जो कि इस प्रकार के जो अपराध है कि जैसे भ्रामक विज्ञापन से संबंधित कोई मामला है या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या अनुचित व्यापार हुआ है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में क्या है, एक जांच विंग भी होगी जो कि जांच करेगी। अब इसमें कुछ प्रावधान भी रखे गए हैं कि जैसे भ्रामक विज्ञापनों के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या 2 वर्ष की कारावास। ध्यान रखिएगा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या 2 लाख तक की कारावास। अगर किसी
और ज़्यादा कोई अपराध कर लेता है, बहुत ही बड़ा अपराध करने की स्थिति हो जाता है, तो ऐसे में 50 लाख का जुर्माना और 5 वर्ष की कारावास, ये कारावास लिखना था, कारावास लिख गया है, कारावास है, ठीक है, तो 5 वर्ष की कारावास होगी। अब देखिए इसमें और भी एक प्रावधान है इस बिल के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से कई चीज़ें हैं कि जैसे एक उपभोक्ता निवारण आयोग बनेगा, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जो कि कहाँ कहाँ बनेगा, देखिए राज्य स्तर पर बनेगा, जिला स्तर पर बनेगा और राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा। अब जैसे मान लीजिए इनमें आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, सुनवाई होगी आपकी। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो अंतिम अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अंतिम अपील कहाँ पर हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए ये जो आपके उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हैं, जो राष्ट्रीय जिला और राज्य और जिला स्तर पर जो बनाए जाएंगे, तो इनमें सुनवाई कितने कितने की होगी। तो देखिए राज्य स्तर पर जो आयोग बनेगा तो उसमें 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम, जिला स्तर पर जो बनेगा वो 1 करोड़ तक की सुनवाई आपके जिला स्तर के आयोग में होगी। और राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, 10 करोड़ से अधिक की शिकायत जो है वो कौन सुनेगा, वो सुनेगा आपका राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोग बना है आपका उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तो इसके माध्यम से ये चीज़ें सुनवाइयाँ होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको बेहतर तरीके से लिखिए, उत्तर को सजाना सीखिए, उन सारी चीज़ों को अपनी तरफ से कुछ अपनी तरफ, क्योंकि देखिए सभी व्यक्तियों की सोचने और समझने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। तो आपको अपने अनुसार कुछ चीज़ें और भी सोचनी है कि मैं अपने उत्तर में क्या चीज़ डाल दूँ जो और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए, तो ये चीज़ें सोचनी है। क्योंकि देखिए आपको आपकी लड़ाई एक व्यक्ति से नहीं है। अगर आपको 1 सीट चाहिए तो 12 लोगों को या 17 लोगों को पीछे करना होगा। और पीछे कैसे करेंगे, अपने को आगे बढ़ाकर, ठीक है, अपने आप को बेस्ट करके। और वो बेस्ट बनेंगे कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो अच्छे से इस प्रश्न को लिखेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।